ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्पों का पतन तो कर दिया, किंतु आधुनिक उद्योगों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया। फिर भी 19वीं सदी के मध्य अर्थात 1850 से भारत में आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास दिखाई देता है। इस सीमित विकास को भी औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस सीमित विकास को दो चरणों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला चरण 1850 से 1914 तक के काल विभाजन में आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास भारतीय पूंजी पर आधारित थी, और दूसरे चरण जो 1914 से 1947 तक के समयांतराल में देखते हैं, जो ब्रिटिश पूंजी पर आधारित थी। तो चलिए इनको एक एक करके विस्तार से देखते हैं और अंत में आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास के क्या-क्या कारण रहे होंगे को भी समझेंगे। इस चरण में जूट, कोयला एवं बगान उद्योग पर ब्रिटिश पूंजीपतियों का एकाधिकार था। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने चाय, कॉफी, रबर एवं नील के बागानों में पूंजी निवेश कर अपना लाभ सुनिश्चित किया। बंगाल में ब्रिटिश ने एक कोल्ड फैक्ट्री, कोयला उद्योग की स्थापना की जिसमें पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी, जहां श्रमिक भारतीय थे। इसी तरह जूट उद्योग भी ब्रिटिश पूंजी से निर्मित था। बंगाल में रिसला नामक स्थान पर जॉर्ज ऑकलैंड 1855 में पहला जूट कारखाना लगाया। वस्तुतः अंग्रेजों को अपने व्यापारिक सामग्रियों को रखने के लिए थैलियों की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति के क्रम में जूट उद्योग का विकास हुआ। इसी तरह रेलवे के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोयला उद्योग में अंग्रेजों ने निवेश किया। इस तरह ब्रिटिश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में नवीन उद्योगों का निर्माण हुआ। 1853 में कावसजी नानाभाई ने भड़ौच में प्रथम सूती मिल की स्थापना की। वस्तुतः वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में पूर्णतः भारतीय पूंजी लगी हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी भारतीय उद्योग का विकास हुआ। दरअसल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी के नारे ने भारतीय उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में माचिस उद्योग, साबुन उद्योग तथा बंगाल केमिकल्स जैसी स्थानीय स्वदेशी इकाइयों का निर्माण हुआ। द्वितीय चरण विश्वयुद्धों के दौरान भी भारत में उद्योगों का सीमित विकास हुआ। वस्तुतः प्रथम विश्वयुद्ध में राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग ने ब्रिटिश को सहयोग दिया था, अतः इस वर्ग को सरकार से कुछ संरक्षण मिला, तो दूसरी तरफ युद्ध के दौरान भारत में साम्राज्यवादी शक्ति के साथ टकराव में कमी आई। फलतः देशी उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला। इतना ही नहीं, युद्ध आवश्यकताओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों को कुछ सहयोग दिया। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद विदेशों से निर्मित वस्तुओं के आयात में कमी आई, इसलिए भारतीय उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। इसी क्रम में 1916 में हालैंड कमीशन, प्रथम औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई जिसमें भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की बात की। इसी तरह 1921 में इब्राहिम रहीमतुल्लाह के नेतृत्व में एक वित्त आयोग का गठन हुआ, जिसने सरकार से उद्योगों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने की सिफारिश की। किंतु ब्रिटिश सरकार ने लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग जैसे आधारभूत उद्योग को संरक्षण नहीं दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय पूंजीपतियों ने 1944 में बॉम्बे योजना प्रस्तुत की, जिसके निर्माण में 8 प्रमुख उद्योगपति शामिल थे, जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, बिरला, टाटा, आरदेसर देसाई, जान मचाई, श्री राम, कस्तूरभाई, डी शरीफ। इस योजना अर्थात बॉम्बे योजना में भूमि सुधार करने, कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश, सिंचाई साधनों का विकास करने पर बल दिया गया। तो इस प्रकार यहाँ 2 चरणों में देखा गया
औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में भारत में आधुनिक उद्योगों के सीमित विकास। अब इस सीमित विकास के क्या क्या कारण रहे होंगे पर एक नजर डालते हैं। भारत में औद्योगिक विकास न होने का एक बड़ा कारण यह था कि यहाँ पूंजी का अभाव था, क्योंकि ब्रिटिश नीतियों के कारण धन की निकासी हो रही थी। उद्योगों का सरकार का संरक्षण नहीं मिला। ब्रिटिश सरकार की रेलवे के संदर्भ में पक्षपातपूर्ण माल भाड़ा दरें थी, जिससे भारतीय को हानि होती थी। भारत में वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का प्रसार नहीं था, अतः यहाँ मशीनीकरण का आधार निर्मित नहीं हुआ। वस्तुतः औद्योगिक विकास के लिए मशीनीकरण हेतु विदेशों पर ही निर्भरता बनी रही। बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र में ब्रिटिश का नियंत्रण था, जिसने भारतीय उद्योगों को सहयोग नहीं किया। वस्तुतः ऋण एवं ब्याज की शर्तें अत्यंत कठोर थी। इस सीमित औद्योगिक विकास की एक सीमा यह रही कि भारतीय उद्योग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में एवं कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित रहीं। फलतः क्षेत्रीय एवं आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ।